नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यू यॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार करने वाली है अरविंद लिमिटेड और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजय लाल भाई होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लीजिए। जहां पे हमने देखा था भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोर हुई थी और इस कमजोर शुरुआत की वजह थी जो अमेरिकी बाजार थे वहां पे दबाव देखने को मिला था। यूरोपियन मार्केट जब कल बंद हुए थे तो अपने रीसेंट लोज 6 हफ्ते के निचले स्तरों पे जाके बंद हुए थे और इनफैक्ट एशियाई बाजार में भी एक मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा था। लेकिन दिन के इनिशियल हिकअप्स के बाद हमने देखा है भारतीय बाजारों में लो लेवल से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। कुछ हद तक उस खरीदारी को सपोर्ट मिल रहा है जो यूरोपियन मार्केट सबसे कुछ देर पहले खुले हैं। हालांकि कोई रनअवे रैली वहां पे नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट वो हरे निशान के साथ कल की कमजोरी के बाद खुलते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी इस टाइम पे एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखें, एक समय पे सेंसेक्स में हमने देखा, निफ्टी में हमने देखा था 50 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी थी और अब निफ्टी में केवल 2 पॉइंट, अब इनफैक्ट 2 पॉइंट के गेन्स देखने को मिलेंगे। तो लो लेवल से निफ्टी में करीब 50 से 55 पॉइंट के आसपास की आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट है आज। इसके साथ साथ हमने देखा है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी अमूमन ऐसे ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, एकदम सपाट टाइप्स। इसलिए मार्केट ब्रेथ इवनली पॉइज्ड है जो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही थी। 1:1.25 का रेशियो है, यानी कि हर 4 बढ़ने वालों के सामने इस टाइम पे 5 शेयर बाजार में ऐसे हैं जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कहना चाहिए इवनली पॉइज्ड आपको नजर आएगा मार्केट की ब्रेथ। कौन से वो पॉकेट्स हैं जहां पे कमजोरी देखने को मिल रही है? क्योंकि ग्लोबली आज सेंटिमेंट्स कमजोर थे, इसीलिए मेटल्स एज अ पैक में खासी कमजोरी है। फार्मास्यूटिकल्स जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में खरीदारी दिखा रहा था, आज फिर यहां से पे दबाव आपको देखने को मिलेगा। ऑयल एंड गैस यहां पे एक दबाव है और इनफैक्ट आईटी भी आज वापस एक बार फिर से कमजोर हो गया है। ध्यान रखें, मेरे ख्याल से सोमवार को आईटी में हमने एक पॉजिटिव रुझान देखा था इन्फोसिस के रिएक्शन के बाद। उसके बाद से आईटी लगातार आपको कमजोरी देखने को मिलेगा। ऑन द फ्लिप साइड आज कैपिटल गुड्स में कुछ हद तक खरीदारी है और बाजार को सपोर्ट कर रहा है ये पॉकेट। और इसके साथ साथ हाई बीटा जोन माने वाला स्पेस रियल एस्टेट, यहां पे भी आज फिर से खरीदारी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर अगर आप नजर डालेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक लीड करता हुआ नजर आएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आईटी में इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2.5% के आसपास की तेजी के साथ ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। रिलायंस इंफ्रा एडीएजी पैक से 2% आसपास के अप मूव्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तमाम आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ काउंटर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस से जहां पे हमने देखा अच्छे अप मूव्स आ रहे हैं। डीएलएफ, हालांकि रियल एस्टेट एज अ पैक में अच्छे गेंस और डीएलएफ उस पैक के गेंस को लीड कर रहा है। एक बार फिर से 1.5% के आसपास के यहाँ पे अप मूव्स यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 39th एजीएम थी। हमने देखा था कल के अच्छे अप मूव्स, 3% के आसपास के अप मूव्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज सुबह कारोबार कमजोर शुरू कर रहा था और इसने, और अब भी यहाँ पे 1% के आसपास की आपको कमजोरी देखने को मिलेगी। रिलायंस कम्युनिकेशन, इस काउंटर पर भी ध्यान रखिएगा, कल एजीएम के एक्सपेक्टेशंस में हमने देखा था लास्ट में एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिला था, 5% के आसपास के अप मूव्स थे। कुछ हद तक वो रैली सस्टेन हुई है, आज भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स। लेकिन आज यहाँ पे दूसरी खबर आ रही है कि शायद एमटीएन के साथ अब इस कंपनी की बातचीत चल रही है और उसके चलते स्टॉक में एक अच्छा खासा बज़ देखने को मिलेगा। ऑन द फ्लिप साइड कमजोर रहने वाले स्पेस में भारतीय एयरटेल 2.5% के आसपास ही काउंटर कमजोर हो गया है। ऑयल एंड गैस मैंने आपसे स्पेसिफिकली कहा था कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। रिलायंस एक रीजन था, गेल में भी हमने देखा 1.5% के आसपास की कमजोरी है। फार्मास्यूटिकल स्पेस में ल्यूपिन, रैनबैक्सी जैसे कुछ काउंटर्स हैं, सन फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जहां पे 1 से 1.25% के आसपास की आज की ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आज हमारे रडार पे है अरविंद और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर संजय लाल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी से आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। ये अहमदाबाद बेस्ड एक टेक्सटाइल कंपनी है। इस कंपनी ने हाल में अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। सबसे पहले इन रिजल्ट्स के बारे में आपको बता दूं, चौथी तिमाही में साल दर साल हमने देखा है आय में करीब 10% के आसपास की बढ़त है। कंपनी का मुनाफे में करीब 13 से 14% के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है। मिस्टर लाल भाई, सबसे पहला सवाल आपका एक्चुअली चौथी तिमाही के रिजल्ट्स पे ही पूछना चाहूंगा। रेवेन्यू में हमने देखा है 10% के आसपास, प्रॉफिटेबिलिटी में 13% के आसपास का एक स्मार्ट जंप देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर Q4 में जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं, कहां से ग्रोथ आई, कहां से मदद मिली? 16% ग्रोथ टेक्सटाइल बिजनेस में से आया है, 37% ग्रोथ ब्रांड्स में आया है और 9% ग्रोथ रिटेल में से आया है. So this is the kind of growth we have been able to achieve in these three main businesses.
and our EBITDA margins have grown by 54%, up from 131 crores to 203 crores compared to the last year. प्रोफेसर लाल भाई, एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई सालों से हमने देखा है रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कोई मीनिंगफुल ग्रोथ देखने को नहीं मिली इस कंपनी में। जो मोमेंटम आपने Q4 में पकड़ा है, क्या ये मोमेंटम सस्टेन हो सकता है? क्या बेहतर दिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिहाज से आगे देखने को मिलेंगे? We are confident that we'll be able to maintain this kind of performance, and this year should be a good year for us. एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी नंबर्स में, हमने टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करी, लेकिन मार्जिन्स परफॉर्मेंस में Q4 में हमने देखा साल दर साल मार्जिन्स में 400 बेसिस पॉइंट से कहें 4 परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इनफैक्ट पूरे वित्त वर्ष FY13 की बात करूं तब भी मार्जिन्स में 80 बेसिस पॉइंट के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। ये मार्जिन्स में जो बढ़ोतरी आई है, ये कैसे आई है? क्या कॉस्ट मैनेजमेंट था, लागत में कमी आई, उसका फायदा मिला, या फिर एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हुए हैं? नहीं, better realization मिल रहे हैं, that is the main benefit. Cost controls are in place, but better realization because of higher prices for our products and better product mix. So these two are contributing to better margins. आपने अगर रियलाइजेशंस बेहतर देखने को मिल रहे हैं तो ऑब्वियस हमारा अगला सवाल होगा डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। हम मान के चल रहे थे कि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी वीक है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में एक सिग्निफिकेंट कट डाउन की कई सारी कंपनीज ने बात करी थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो मांग में कमजोरी थी, इसको आप कैसे पढ़ रहे हैं, आप कैसे हालात दिख रहे हैं, और स्पेसिफिकली अरविंद लिमिटेड के कारोबार को इस कमजोर डिमांड एनवायरनमेंट ने किस तरह से इंपैक्ट करा है? Our wovens business is doing extremely well. So shirting and gabardine, we have increased the top line dramatically, and our margins have improved because I think we are selling to better customers and better product mix. Denim आज slowdown में है, but our customers are doing well. We are doing well in exports as well as in domestic market because we are catering to the premium niche market. So उसमें भी price improvements in a very difficult market, we have been able to achieve price improvement in denim also by 15% in our prices compared to the previous year. Like हम last year 149 rupees realize कर रहे थे per meter of denim, और Q4 of this year, last year, 171 rupees we have been able to realize compared to 11-12. So there is a substantial improvement of around 15% in price realization. This is because of product mix and also improvement or increased prices in our entire product range. चलिए संजय जी, हमारे साथ बने रही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अरविंद लिमिटेड के CMD मिस्टर संजय लाल भाई से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, इस कंपनी जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में करीब 44% के आसपास का हिस्सा है, और इंटरेस्टिंगली पिछले एक साल में इस काउंटर ने अमूमन फ्लैटिश 8 से 9% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे रडार पे है अरविंद और इस कंपनी के CMD मिस्टर संजय लाल भाई हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, हमने डिमांड एनवायरनमेंट की बात करी थी, जो एक बड़ी चिंता की बात ऑफ रेट बाजार के तमाम पार्टिसिपेंट्स मानते हैं स्पेस के लिए, लेकिन दूसरी चिंता आपकी कंपनी स्पेसिफिक है, जो बैलेंस शीट के हालात कुछ हद तक कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस टाइम पे इस कंपनी की बुक्स में कितना डेट है और रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है सर? बैलेंस शीट में स्ट्रेस है ही नहीं अभी। डेट इक्विटी इज 1:1. Our total EBITDA to total debt is 3, which is quite healthy. So जब हम FIIs और सब investors को मिलते हैं, तो अभी no one is really raising any kind of question on our total debt and I think our debt in textile business is amongst the lowest. And please appreciate that we are trying to grow the business by 20%. तो उसमें working capital भी बढ़ता है, and our long-term debt is by and large the same. It is only the increase is because of working capital.
and our EBITDAs are going up very well. So our EBITDA to total debt is remaining very reasonable, and our total debt equity is under control. So debt is no more an issue on our balance sheet. तो संजय जी, मैं बैलेंस शीट पे स्ट्रेस की बात इसीलिए कर रहा था, जब मैं आपके रेशियोज देख रहा था वो थोड़े से वर्सन होते हुए नजर आएंगे। FY13 के वर्किंग कैपिटल डेज आपके 66 से बढ़कर 84 पे पहुंच गए साल दर साल। इन्वेंट्री डेज 94 से बढ़कर 110 पे पहुंच गए। डेटर डेज आपके 47 से बढ़कर 59 पे आ गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लिक्विडिटी को लेकर कोई खास दिक्कतें इस टाइम पे चैलेंजेस कंपनी फेस कर रही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर? क्या डिलेज देखने को मिल रहे हैं, जो रिसीवेबल्स आते हैं, जो पैसा आता है उसमें लिक्विडिटी को मैनेज करने में कोई कंपनी के सामने कोई चैलेंजेस इस टाइम पे? बिल्कुल नहीं, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही अच्छी है और लिक्विडिटी की कोई इश्यू ही नहीं है, और हमारी रेटिंग भी बढ़ता जा रहा है। Okay. सो फाइनेंशियली कंपनी इज वेरी वेरी सॉलिड नाउ। वो सिचुएशन, वो क्वेश्चन इज नॉट देयर विद बैंकर्स और FIIs. द मेन इन्वेस्टर्स आर वेरी हैप्पी विद दोज थिंग्स. द ओनली कंसर्न्स वुड बी हाउ we will grow our business and whether our EBITDA margins will improve. बिजनेस ग्रो करने की आपने बात करी, तो मैं जानना चाहूंगा फिर इस कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? स्पेसिफिकली FY14 FY15 के लिए क्या प्लान्स हैं और कितना टोटल आउटले है? We have capex of around 700 crores and major investments are going into wovens, in building more garment capacity, quickly growing our retail business, so more investment in retail and more investment in brands, because we are also launching number of new brands. We'll be opening number of new EBOs, and our retail format Megamart, Arvind, Debenhams and Next all are growing. So all these investments are for that. We are also growing in our technical textiles, so 1 or 2 new investments are happening in technical textiles. So overall we'll be investing around 700 crores. सर, ये जो 700 करोड़ रुपए के केपेक्स की आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें इंक्लूडेड है जो आपने बात करी थी इससे पहले जब लास्ट टाइम आए थे कि एक डेनिम ब्रांड आप बिल्ड करने की योजना बना रहे हैं? इसके साथ साथ कई सारे रिटेल आउटलेट्स को एक जॉइंट वेंचर के जरिए भारत में लाने की आपकी योजना थी। वहां पे स्पेसिफिकली क्या प्लान्स हैं और कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो हम विटनेस कर सकें FY14 पे इस फ्रंट पे? FY14 में आप देखिए तो हमने हेन्स एक्वायर किया, डेबनहैम, नेक्स्ट and Nautica, and many more announcements will come. We have also launched, or we have also announced Ad Hardy and Billabong. So number of new brands and number of new retail formats are coming up. Arvind Retail has opened its 100th store, and it will be opening another 70 to 80 more stores. So there are a number of new initiatives which are being taken in brands and retail. सर, बैलेंस शीट पे जो अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल को लेकर जो चैलेंजेस जो मैंने हाईलाइट करे थे, इसके बाद जो एग्रेसिव केपेक्स प्लान है आपका, रिटेल पे जो प्लान्स हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या फिर इसका मतलब है कि बैलेंस शीट की पोजीशन यहाँ से फर्दर डिटोरिएट नहीं हो जाएगी? उससे पहले मैं सवाल लूं आपसे, मैं सीधे चलते हैं, FM कुछ बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। It's not a cause for alarm. It adds to import costs. That I agree. So it's not a cause for alarm, and I think the rupee will stabilize and will find its correct level. तो गोल्ड को लेकर आपने जितने हाल ही में स्टेप उठाए हैं, पिछली बार भी चलिए, तो वित्त मंत्री का कहना कि जो रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है, ध्यान रखें आज 57 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आया था रुपया, तो जो कमजोरी देखने को मिल रही है FM इसको लेकर कह रहे हैं कि चिंता की फिलहाल कोई बात नहीं है। लेकिन लाल भाई जी, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जो इस तरह से डेट की पोजीशन वर्सन हो रही है या फिर क्या बैलेंस शीट में कुछ स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, वर्किंग कैपिटल के कुछ चैलेंजेस नंबर्स में देखने को मिल रहा है FY13 के, जो आप एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की बात कर रहे हैं, रिटेल प्लान जो हैं, एनालिस्ट डर रहे हैं कि यहां से फिर बैलेंस शीट की पोजीशन क्या फर्दर डिटोरिएट नहीं हो जाएगी इस कंपनी की? 1:1 डेट इक्विटी तो कोई भी कंपनी का रहेगा ना ग्रोथ में। 1:1 डेट इक्विटी आप 20% कंपनी का ग्रोथ भी करेंगे और बताएंगे कि डेट नीचे जाना चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता है ना। ठीक है, हमें ऑल आर रेशियोज आर रिमेनिंग गुड। व्हेन द बैलेंस शीट इज बिकमिंग बिग, सपोज वी ग्रो बाय 60%, आवर टर्नओवर शुड बी 6,600 crores. Now in 6,600 crores, why are we worried about the debt? Debt equity will not go up more than 1:1.
and our EBITDA to total debt will remain below 3, which is a very healthy balance sheet. We get a very good rating for our balance sheet. So debt and total debt and stress on balance sheet की सवाल ही पैदा नहीं होती है. तो यहाँ से बैलेंस शीट हेल्दी रहने की उम्मीद 1:1 के रेशियो को मैनेजमेंट मेंटेन करने की कोशिश करेगा. लेकिन सर आपके रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन में क्या अपडेट है? FY13 में यहाँ से कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं आया था. क्या सिग्निफिकेंट एक्रीशन एक्सपेक्टेड है FY14 में? We are expecting that around 100 crores, 150 crores should happen. 2-3 major deals are, we are still awaiting permissions. Permissions are always very difficult to plan because we are working on it, but it always gets a little delayed. But if all permissions were to come, we can even look at a monetization of around 300-350 crores. But it will greatly depend on all permissions coming. I think our minimum target should be around 100 crores. मिस्टर लाल भाई, आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं. मैं आपसे जानना चाहता हूं फिर आसान शब्दों में इस पूरी बातचीत का क्या निष्कर्ष निकालूं? क्या यहां से कंपनी के लिए आउटलुक बेटर है? और कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शेयरहोल्डर जानना चाहेगा FY14 में किस तरह की ग्रोथ ये कंपनी करती हुई नजर आएगी, और इनफैक्ट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन 3 से 5 सालों में किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी से एक्सपेक्ट करें? जो पिछले बेंचमार्क्स थे, पिछले नंबर्स थे, उससे आप बेटर नंबर्स डिलीवर कर पाएंगे? We are planning a 20% growth in our top line. So it's a very aggressive growth for the next 2 to 3 years. And we believe that if we have to grow like this, our EBITDA margin should grow in accordance with our top line growth. So I think we are quite confident that the company should give very good results in the next 2 to 3 years. चलिए मिस्टर लाल भाई, पॉजिटिव नोट पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद. तो मैनेजमेंट का कहना है कि 20% या फिर जो पुराने बेंचमार्क्स हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कंपनी आगे अगले 2 से 3 सालों में ग्रो करती हुई नजर आएगी, और स्टॉक रिएक्ट करता हुआ 1.25% के आसपास की तेजी के साथ इस टाइम पे कारोबार. लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद अरविंद पर राय देने के लिए हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन होंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन. संदीप जी, आज जो कंपनी हमारे रडार पे फोकस पे वो अरविंद लिमिटेड. मैं आपसे जानना चाहता हूं इस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए, फंडामेंटल्स ठीक है, मैं सोचो फंडामेंटल्स कहूंगा, क्योंकि डेट्स है बुक्स में 2000 करोड़ की नेटवर्थ के सामने 2000 करोड़. बट देन मैनेजमेंट को सुना तो काफी जुडिशियसली मैनेज कर रहे हैं कंपनी को कहीं ना कहीं. और इनफैक्ट थम्स अप भी मार्केट में दे रखा उसी चीज को. इनफैक्ट बाकी टेक्सटाइल कंपनीज को देखे और अरविंद को देखे तो पी वैल्यूएशन भी ठीक है, बुक वैल्यू टू प्राइस मल्टीपल भी ठीक है. तो ओवरऑल बाकी सारी चीजें ठीक है. बट अगर मैं नए निवेशक के हिसाब से बात करूं तो नए निवेशक को मैं राय नहीं दूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले. बट जिन्होंने ले रखा है वो लोग बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है ये करीब 81-82 के लगभग चल रही है. यहाँ से अभी भी थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन दिखती है मुझे, क्योंकि टेक्नो फंडामेंटली बात करें तो तेजी दिखती है. और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 110-11 में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली अपना प्रॉफिट को बुक करें. अब 2-3 चीजें जो मुझे दिख रही है इसमें, एक तो प्रोमोटर्स ने शेयर्स प्लेज किए हैं, और प्रोमोटर्स का कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर है. तो इस चीज पे और थोड़ा ड्वेल करना पड़ेगा, थोड़ी सी और ज्यादा इस पे ध्यान देना पड़ेगा. और मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छी स्टोरी और कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिस्कवरी नहीं है. बस एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है जो 20-25% की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्केट कंडीशंस में, और अगर सारी चीजें अच्छी रही कंपनी के साथ तो देगा. तो ओवरऑल इट इज अ होल्ड, नॉट अ बाय. ओके, तो सीधा सीधी क्लियर कट रहा है संदीप जी की कि अगर आप नए निवेशक हैं तो इस कंपनी से दूर रहें. फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं करते, वारंट नहीं करते कि इस कंपनी में फ्रेश निवेश किया जाए. लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में काउंटर ऑलरेडी मौजूद है तो आप इसे होल्ड करें. 80-81 के लेवल्स के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है. टेक्नो फंडा कॉल जो संदीप जी ने दिया है उसके मुताबिक 110 से 111 तक के स्तर आपको अगले 12 महीनों में इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं. संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और इनफैक्ट नो योर कंपनी भी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा. नमस्कार.